Hello and welcome. This is the part 3rd of this chapter. In the last video, we had discussed the topic nature of Congress dominance, and in this video we are going to discuss the topic emergence of opposition parties. Let's begin the video. Emergence of opposition parties. Even the opposition parties succeeded in gaining only a token representation in Lok Sabha and the state assemblies, yet their presence played a significant role in the maintaining the democratic character of the system as examined below. हालांकि भारत में जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको बिल्कुल सिंबॉलिक रूप से उनको इलेक्शन में उनका रिप्रेजेंटेशन था, बहुत नॉमिनल उनको सीट्स मिलती थी। जैसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम डिस्कस कर चुके हैं सीपीआई थी, जिसको 16, 19 इस प्रकार से सीट्स मिलती थी। बाकी पार्टीज के पास और भी कम सीट्स आती थी। फिर भी इनका अपना एक रूल था, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, उस सिस्टम है, उसको बनाए रखने में इन पार्टीज ने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये वो दौर था जब कांग्रेस खुद ही अपना अपोजिशन का रोल भी प्ले करती थी। मतलब कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोला करते थे। यूं कह सकते हैं हम, कांग्रेस ने गवर्नमेंट के अंदर भी रहता हुआ गवर्नमेंट का रोल भी प्ले किया और अपोजिशन का रोल भी प्ले किया, और बाकी जो अपोजिशन का रोल था वो इन छोटी छोटी पार्टीज ने प्ले किया। और क्या इनका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, देखते हैं हम यहाँ पर। ये जो पार्टीज थी वो कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी, पर प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म होता था। मतलब ऐसा नहीं, आज के समय में तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी एक्शन कर रही है, अगर जैसे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है और वो कोई भी एक्शन लेती है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके भी खिलाफ अपोजिशन वाले बोलते हैं, एयर स्ट्राइक की तो उसके भी खिलाफ अपोजिशन वाले बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म नहीं, पर पहले प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म हुआ करता था। जब खुद कांग्रेस रूल में थी तो अपोजिशन पार्टियों ने इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करी, पर अब पॉलिटिक्स का लेवल बहुत डाउन आ चुका है। They kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. और इन पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाए रखा। कांग्रेस को बार बार ये सजग बना के रखते थे। कांग्रेस अगर की पॉलिसी गलत होती थी तो ये पार्टीज कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस का विरोध करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। और इवन कांग्रेस के विद इन द कांग्रेस भी पावर बैलेंस बनाए रखने में इन पार्टीज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था। बाय कीपिंग द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव alive, these parties prevented resentment with the system from turning anti-democratic. By keeping the democratic political alternative alive, these parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. और भारत के सिस्टम को एंटी डेमोक्रेटिक होने से बचाने के अंदर इन पार्टीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भारत में जब कभी कांग्रेस ने डोमिनेंस किया या कांग्रेस ने डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करी तो इन पार्टीज ने उसको रोकने की पूरी कोशिश करी। जिस प्रकार से 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और उस अटैक के दौरान इंडिया की बुरी तरह से पराजय हुई, तब इन्हीं अपोजिशन पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फर्स्ट टाइम उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस के अंदर उन्होंने लेके आए थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक नेचर को बनाए रखा। फोर्थ, these parties also groomed the leaders who were played a crucial role in shaping of our country. Tug of war, relative strength of the opposition. ये कार्टून 1954 के अंदर पब्लिश किया गया था, इम्प्रेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन। किस प्रकार से ये एक ट्री है जिसके ऊपर ये कांग्रेस पार्टी है, जिसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, यहाँ पर मौलाना आजाद हैं और अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स इस यहाँ पर बैठे हैं, और ये अपोजिशन वाले हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर रस्सी बांधकर इसको खींचकर इसको गिराने की, इनको टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं। Political parties after independence. Some parties before the independence and some parties established after the independence. Socialist Party. The Congress Socialist Party was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो विद इन द कांग्रेस बनाएगी। मैंने अभी आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, ये इंडिपेंडेंस से पहले जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था, हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें इस बात की परमिशन थी कि कोई भी कांग्रेस का मेंबर किसी अदर पार्टी का मेंबर हो सकता है। तो उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी केम इनटू बीइंग इन 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कांग्रेस पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस की और उसमें अब ये क्लॉज उसमें ऐड कर दिया गया कि जो भी कोई कांग्रेस का मेंबर है वो अब किसी अदर पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है। तो इन पार्टीज के मेंबर्स के सामने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी और इन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई 1948 में, सोशलिस्ट पार्टी।
The socialists believe in the ideology of the democratic socialism, which distinguished them from both Congress as well as from the communists. कुछ समय बाद कांग्रेस ने सोशलिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद में इस पार्टी के सामने अपने सर्वाइव करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस पार्टी के फेमस लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया and S.M. Joshi were among other notable leaders. Republican Party of India. It has its roots in the Scheduled Caste Federation led by B.R. Ambedkar. एक्चुअल में ये पार्टी B.R. अम्बेडकर बनाने वाले थे, पर इस पार्टी को फॉर्म करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। पर इस पार्टी की जो रूट्स है उसको हम देख सकते हैं। B.R. अम्बेडकर ने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, और उस पार्टी को ही बाद में रिपब्लिकन पार्टी में बदला गया। लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट, अम्बेडकर जो थे एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर थे और उन्होंने जो दलित थे उनके लिए, उनके जस्टिस के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। वो एक स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे और दलित लोगों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर जो उन्होंने मुकाम हासिल किया था वो बैरिस्टर बने। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद अम्बेडकर हैड फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन in 1930 and the Independence Labour Party in 1935। ये कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अम्बेडकर ने बनाया था और एक पार्टी इन्होंने बनाई थी, और इन दोनों पार्टीज को दलित क्लास फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और इसी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को बाद में बनाया गया रिपब्लिकन पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI. In the early 1920s, communist group emerged in different parts of India. 1920s के अंदर ही रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से भारत में भी इसी प्रकार की कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी और भारत में भी कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने अलग अलग हिस्सों में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को स्टार्ट करने की कोशिश करी। In 1952, the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the second largest party. A split came into being in 1964 which led to formation of CPI-M Marxist। 1964 में CPI में एक बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ और स्प्लिट के पीछे रीजन ये था 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी में एक ग्रुप था जो रशिया को सपोर्ट करता था। तो इसी जो ग्रुप जो रशिया को सपोर्ट करता था वो CPI कहलाया, और उसके बाद जो अदर ग्रुप जो निकला जो चाइना का सपोर्ट कर रहा था तो वो जो ग्रुप था वो कहलाया CPI-M यानी मार्क्सिस्ट। A.K. गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नमूद्रीपाद। हम जानते हैं नमूद्रीपाद ने केरला में फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई थी कम्युनिस्ट की, वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई थी। अदरवाइज कम्युनिस्ट लोग जो है वो वायलेंस के अंदर बिलीव करते हैं और उन्होंने हिंसा और कत्लेआम के ऊपर ही अपने शासन स्थापित किए हैं। PC जोशी, अजय घोष were among the notable leaders. Next party is Swatantra Party. Swatantra Party was formed in August 1959. The party was led by old congressmen like C. Rajgopalachari, K. Munshi, N. G. Ranga and Minu Masani। ये कुछ ओल्ड कांग्रेस के लीडर्स थे जिनकी आइडियोलॉजी धीमे धीमे अब कांग्रेस से अलग हो रही थी, और एक समय आया कांग्रेस की जो नेचर थी सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन वाली, वो नेचर धीमे धीमे कांग्रेस की खत्म होती जा रही थी। तब इनको मजबूरन कांग्रेस से बाहर निकल के अपनी एक सेपरेट पार्टी बनानी पड़ी स्वतंत्र पार्टी के नाम से। स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म इन अगस्त 1959 आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस व्हिच कॉल्ड द लैंड सीलिंग्स, टेक ओवर द फूड गेन्स, ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की पॉलिसीज को फॉलो किया, उन्होंने लैंड सीलिंग स्टार्ट कर दी, यानी एक व्यक्ति कितनी लैंड अपने पास रख सकता है इसकी इन्होंने लिमिटेशंस कर दी। टेक ओवर द फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। इस पॉलिसी से जो कांग्रेस ने जो नई पॉलिसी अपनाई, इससे ये लोग नाखुश थे और उन्होंने सेपरेट होकर कांग्रेस से नई पार्टी बना ली। और ये पार्टी बाकी सारी पार्टियों से इकोनॉमिक टर्म में और अदर इश्यूज के अंदर बहुत अलग थी। The Swatantra Party wanted the government to be less and less involvement in the controlling the economy। ये चाहते थे गवर्नमेंट कम से कम इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करे, और ये इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि खुशहाली अगर आएगी तो इंडिविजुअल फ्रीडम से आएगी। ये जमींदारों को ज्यादा सपोर्ट करती थी। ये पार्टी जो थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी।
और ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने सोवियत यूनियन के साथ जो इंडियन अलाई हो रहा था, भारत के बड़े क्लोजर रिलेशन थे सोवियत यूनियन के साथ, उसका इन्होंने अपोज किया और ये एडवोकेट करते थे, इस बात का उन्होंने समर्थन किया कि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। ये ऐसी पार्टी थी जिसने फेवर किया था एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर नहीं हुआ करता था, प्राइवेट सेक्टर नाम मात्र का था और उस समय इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को फेवर किया। एंड द नेक्स्ट पार्टी भारतीय जनसंघ। आज की जो बीजेपी के रूट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो इस भारतीय जनसंघ में आप देख सकते हैं। भारतीय जनसंघ was founded in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. Other two important leaders were Deen Dayal Upadhyay and Balraj Madhuk. It emphasized on the idea of one country, one culture and one nation. ये ऐसी पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी भी बाकी सब पार्टी से बहुत अलग, एक हिंदूवादी पार्टी की छवि इन्होंने बनाई एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। भारतीय परंपराओं के, भारतीय कल्चर का अगर हम फॉलो करेंगे तभी भारत एक अग्रणी राष्ट्र बनेगा, ऐसा इस पार्टी की मान्यता थी। और ये चाहते थे भारत और पाकिस्तान को वापस मिलाकर एक कर दिया जाए और रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और अभी अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, जब आर्टिकल 370 को रिपेल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपना भाषण दिया तो उन्होंने बताया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर क्लास को खुश करने के लिए आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए हटा रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो उनको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी की ये आइडियोलॉजी 1951 से है, क्योंकि 1951 में ये जो भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी, ये तब इन्होंने अपने पार्टी का जो इनका घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने तभी क्लियर किया था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए। तब से बीजेपी के घोषणा पत्र के अंदर ये था। अब जब उनको फुल फोर्स की जब उनकी गवर्नमेंट बनी तब जाकर उन्होंने आर्टिकल 370 को उन्होंने हटा दिया। दिस पार्टी अपोज टू ग्रांटिंग कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। ये जो धार्मिक आधार पर और कल्चरल आधार पर जो माइनॉरिटीज थी, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनको ये स्पेशल कंसेशन देने के खिलाफ थे। ये एक ऐसी पार्टी थी देश के अंदर जिसने सबसे पहले ये बात की कि भारत को भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना चाहिए और ये लगातार इस बात को कहते आ रहे थे। और खासकर जब चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद से इस पार्टी ने भी अपना एक ये मुद्दा बना लिया था कि भारत को भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं तो फर्स्ट जो कैबिनेट था भारत की आजादी के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल इन 1948। ये यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, ये इनके पास में ये नेहरू जी बैठे हुए हैं और ये आप सब लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राजकुमारी अमृत कौर और ये जॉन मथाई, मौलाना आज़ाद। तो ये और ये इनके पास मौलाना आज़ाद के पास में ये बैठे हैं सरदार बलदेव सिंह और इनके पास में रफ़ी अहमद किदवई। और ये पीछे की लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये वो फर्स्ट कैबिनेट थी जवाहरलाल नेहरू की भारत की आज़ादी के बाद, जिसका ये पिक्चर है। और इस पिक्चर में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देख सकते हैं जो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। BR अम्बेडकर ये भी अपोजिशन पार्टी में थे। जब पहला कैबिनेट बना था उसमें अपोजिशन पार्टी के लोगों को भी कैबिनेट के अंदर जगह दी गई थी, पर उसके बाद जब कभी कैबिनेट बनी, पहली जो सरकार बनी थी नेहरू जी की, उसके बाद जब कभी सरकार बनी नेहरू जी ने कभी भी अपोजिशन वालों को नहीं लिया। पर यह फर्स्ट टाइम था जब अपोजिशन वालों को भी नेहरू जी ने इस पार्टी अपनी सरकार में शामिल किया था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। थैंक यू।